हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की है। उसमें मेन एक टॉपिक है क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, क्यूरिकुलम एंड सिलेबस। इसी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है अगर तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ क्यूरिकुलम क्या है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा स्किप मत करिएगा, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा ही दोनों में सब में डिफरेंस है, और अगर एक भी पॉइंट आपका स्किप हुआ तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले हम देखते हैं क्यूरिकुलम की मीनिंग क्या है। तो अंग्रेजी भाषा में पाठ्यचर्या के लिए कहीं कहीं पाठ्यचर्या मिलेगा, कहीं पाठ्यक्रम मिलेगा क्यूरिकुलम के लिए, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है। तो पाठ्यचर्या के लिए क्यूरिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यूरिकुलम एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स, मतलब दौड़ का मैदान। अब शिक्षा के अंतर्गत इसका क्या अर्थ हुआ कि छात्रों का कार्य क्षेत्र, जैसे कि और छात्रों के दौड़ का मैदान, मतलब जैसे कि दौड़ और मैदान दो शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किए हुए हैं। तो मैदान का अर्थ हुआ पाठ्यक्रम से, मतलब क्यूरिकुलम से हुआ, और दौड़ छात्रों के द्वारा जो दौड़ की जा रही है वो मतलब छात्रों द्वारा अनुभव और उनकी क्रियाओं से है। तो शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है, जिससे छात्र अनुभव तथा क्रियाएं करके अपना विकास करता है। तो क्यूरिकुलम का होना इसलिए भी ज़रूरी होता है। फिर देखते हैं इसका साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है क्यूरिकुलम का। तो पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? छात्रों का विकास करना, इसलिए उसका प्रारूप ऐसा हो कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? एक साइक्लिक प्रोसेस होता है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसके अंतर्गत 4 तत्व माने जाते हैं। पहला होता है शिक्षण उद्देश्य। तो सभी साधनों का प्रयोग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो पाठ्यवस्तु क्या है? क्यूरिकुलम एक साधन है उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से। तो क्यूरिकुलम का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनके द्वारा प्राप्ति की जा सके। शिक्षण विधि और पाठ्यवस्तु, तो छात्रों में जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम परिस्थितियाँ और शिक्षण विधियाँ और पाठ्यवस्तु की सहायता से ये उत्पन्न किए जाते हैं, जिससे कि उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। तो शिक्षण विधियों का होना भी ज़रूरी है, और पाठ्यवस्तु इनकी सहायता से अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। फिर है परीक्षण प्रक्रिया। इसके द्वारा ये देखा जाता है कि शिक्षण विधियाँ और पाठ्यवस्तु से किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, उद्देश्यों की प्राप्ति हो भी रही है या नहीं, इसके द्वारा निर्धारित होता है। फिर होता है फीडबैक। फीडबैक मतलब कि शिक्षकों और छात्रों को फीडबैक प्रदान किया जाता है। जैसे आपने बीएड वगैरह में भी देखा होगा कि वो आप जब टीचिंग करते हैं तो माइक्रो टीचिंग वगैरह होती है, तो फिर वहाँ पे फीडबैक दिया जाता है, मतलब कि आपको आपका जो आपने काम किया, मतलब जो आपने टीचिंग स्किल्स दिखाया उसका फीडबैक क्या है, कहाँ कमी है, कहाँ अच्छा है, तो वो फीडबैक भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो फीडबैक सभी जगह इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस साइक्लिंग प्रोसेस में पहला क्या हुआ? पहला एम हुआ, फिर टीचिंग मेथड्स हुआ, फिर आता है आपका एवेल्यूएशन हुआ, और उसके बाद है फीडबैक, ठीक। तो ये हो गया आपका साइक्लिंग प्रोसेस। उसके बाद देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसमें भी 4 मूल तत्व होते हैं: उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन। वहाँ पे क्या था? फीडबैक था, मूल्यांकन और फीडबैक। तो यहाँ पर उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियों, परीक्षणों का नियोजन उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाता है। जैसे उद्देश्य होंगे उसी तरह से करिकुलम डिज़ाइन होगा, उसकी विधियाँ होंगी और फिर परीक्षण होगा। तो अधिगम परिस्थितियों के अनुसार ही इनका जो है डिज़ाइनिंग होती है, इनको प्राप्त किया जाता है। फिर पाठ्यवस्तु। तो पाठ्यवस्तु क्या होता है? इसका स्वरूप अधिक व्यापक होता है, अधिगम परिस्थितियाँ ही उसके स्वरूप को निश्चित करती हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, और 2 और पॉइंट शिक्षण विधियाँ हैं और फिर मूल्यांकन। तो कुछ टीचिंग जो स्ट्रेटजीज ऐसी बनाई जाती हैं, शिक्षण विधियों का संबंध पाठ्यवस्तु से होता है। तो कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ टीचिंग एड्स होते हैं, जिनके द्वारा अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं और छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किए जाते हैं, जो पाठ्यवस्तु के स्वरूप को सुनिश्चित करते हैं। तो यही होगी करिकुलम की बात। फिर होता है मूल्यांकन। परीक्षा द्वारा पाठ्यवस्तु तथा शिक्षण विधियों की उपादेयता कि कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है, इसकी जानकारी होती है। तो इस तरह से करिकुलम के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। इवैल्यूएशन उसका ये बताता है कि किस तरह से कितना चीज़ बच्चे ने प्राप्त किया, मतलब लर्नर जो है उसको अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका
फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और कोई सुझाव है तो आप वो भी दे सकते हैं। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो इस तरह से करिकुलम क्या हुआ कि ये एक योजना है कि किन अवधारणाओं को व्यवहार में लाया जाना है और शिक्षार्थियों के बीच कौन से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को जानबूझकर विकसित किया जाना है, सामग्री का चयन कैसा होना चाहिए और क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होने चाहिए, और फिर क्या है कि टीचिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, लर्निंग मटेरियल, लेन देन के साथ मूल्यांकन के विभिन्न ढंग सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर ये किस कारकों से संबंधित होता है, तो ये फैक्टर्स देख लीजिए। किसी विशेष स्तर या कक्षा में शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, हर किसी का अपना करिकुलम होता है। फिर विषयवार अधिगम के उद्देश्य और सामग्री, मतलब ये समझिए कि करिकुलम जो है एक बहुत व्यापक शब्द होता है। करिकुलम का स्वरूप जो होता है अधिक व्यापक होता है। तो इस तरह से विषयवार अधिगम के उद्देश्य और सामग्री, मतलब हर विषय का अपना एक अधिगम उद्देश्य होगा और उसकी सामग्री भी अलग होगी, है ना, पठन सामग्री भी अलग होगी, पढ़ाई का कोर्स अलग होगा, हर उसके लिए निर्धारित समय भी अलग होगा। शिक्षण अधिगम अनुभव, जो एक्सपीरियंस होंगे इस दौरान वो भी अलग होंगे। शिक्षण अधिगम अनुदेशनात्मक सुविधाएं और सामग्री, क्या क्या जो है अधिक उद्देश्य है और उसकी सामग्री क्या है, ये भी होगी शिक्षण अधिगम के दौरान। फिर है अधिगम का मूल्यांकन और शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया। तो ये सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। फिर हम देखते हैं, अब करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं। वो तो हो गई करिकुलम की बात। करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ की बात करते हैं। तो 1976 तक भारतीय संविधान ने राज्य सरकारों को पाठ्यक्रम सहित शिक्षा से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति दी थी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन हमारा कब हुआ था? 1976 में। तो इसके बाद केंद्र केवल नीतिगत मुद्दों पर राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता था। तो इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की पालन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मतलब एनसीईआरटी ने 1975 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ की स्थापना की थी। तो ठीक है, किसने स्थापना की थी? एनसीईआरटी ने। और कब की थी? 1975 में। अब 76 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के बाद संविधान में संशोधन किया गया था और 1986 में पहली बार पूरे देश में शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति एनपीई, जिसको कहा गया 1986 थी। तो इस तरह से एनसीएफ को आधुनिक साधन के रूप में ये डिज़ाइन करती है। तो जो 1986 थी, इसी ने एनसीएफ का एक ढांचा तैयार किया था। फिर हम देखते हैं, ये तो हो गई एनपी 86 की बात। फिर सामान्य बुनियादी मूल्यों और शिक्षा के तुलनीय मानकों को सुनिश्चित करते हुए और भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता का जवाब देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एनपी 96 ने एक प्रासंगिक, लचीले और शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम पर जोर दिया था। तो 1986 ने क्या किया था? फिर से कुछ करेक्शंस किए, कुछ सुधार किए और एक नई जो थी लर्नर पे आधारित थी उस नीति को दिया। तो एनसीएफ को बाद में कितनी बार संशोधन किया गया? 1988 में, 2000 में और 2005 में। तो जो ज़्यादा संशोधित रूप था वो क्या था? एनसीएफ 2005। इसका जो मुख्य सूत्र था वो वो था लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना। तो ये था इसका मुख्य सूत्र था, लेकिन इसके बारे में बहुत डिटेल मैं अलग वीडियो में बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या था? 2005, एनसीएफ 2005। और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं तो वो आपको भी पता होना चाहिए। आरटी 2009, एनसीएफ 2005, ये सारी चीज़ें क्योंकि शिक्षा से संबंधित हैं और एक आप हायर पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, अब डिफरेंस क्या होता है करिकुलम और सिलेबस के अंतर्गत। तो ऐसे समझिए कि करिकुलम क्या होता है? एक व्यापक स्वरूप होता है। करिकुलम का जो स्वरूप है बहुत अधिक व्यापक होता है और इसके अंतर्गत ही सिलेबस आता है। तो करिकुलम के अंतर्गत सिलेबस को सम्मिलित किया जाता है। अब मान लो कि एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, हाई स्कूल में गणित विषय होता है। तो इसमें क्या होता है कि सभी को पता है कि हाई स्कूल में आपको 6 विषय पढ़ने हैं, तो इनमें अब गणित भी है। तो इसके अंतर्गत भी किन किन उप विषयों की अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, इनके भी सब टॉपिक्स अलग होते हैं कि कितनी पाठ्य वस्तु और कौन कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है और किस लेवल तक पढ़ना है। क्योंकि हाई स्कूल में तो उतना लेवल जो है ज़्यादा नहीं है
उसके बाद BSc MSc बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। तो हाई स्कूल में किस लेवल तक का पढ़ना है और कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के आएंगे, तो इसका एक निर्धारित स्वरूप दिया जाता है, इसी को सिलेबस कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैथ्स तो एक सब्जेक्ट हो गया, उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रा भी पढ़ते हैं, अर्थमेटिक भी पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, और ज्योमेट्री पढ़ते हैं, मेंसुरेशन पढ़ते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गई, मैथ्स के अंतर्गत ही आ रही हैं। तो ये हो गए आपके टॉपिक्स, वो इसके अंतर्गत सब टॉपिक हो गए। तो ये सिलेबस के अंतर्गत आते हैं कि सिलेबस एक पूरा निर्धारित हो जाता है 1 साल के लिए। तो यही हो गया क्यूरिकुलम और सिलेबस में अंतर। अब इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पाठ्यक्रम को विषय विशेष में पढ़ाए जाने वाले विषयों के सारांश के रूप में वर्णित किया जाता है। मतलब पाठ्यचर्या एक शैक्षिक प्रणाली या पाठ्यक्रम में सिखाई जाने वाली समग्र सामग्री को संदर्भित करती है। तो क्यूरिकुलम वही हुआ, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है, मतलब एक समग्र रूप में होता है, एक पूरा बंधे हुए रूप में होता है, ठीक है। और पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की तुलना में एक व्यापक दायरा है, मतलब क्यूरिकुलम सिलेबस की तुलना में व्यापक दायरा है। पाठ्यक्रम प्रकृति में वर्णात्मक है, कहीं पे पाठ्यक्रम मिलेगा, कहीं पाठ्यचर्या, ये क्यूरिकुलम की ही बात कर रहा है, ठीक है। और पाठ्यवस्तु को यहाँ पर सिलेबस कहा गया है। पाठ्यचर्या निर्देशात्मक है, तो मतलब सिलेबस जो है निर्देशात्मक है और जो आपका क्यूरिकुलम है वर्णात्मक है। पाठ्यक्रम शिक्षक से शिक्षक में भिन्न होता है, जबकि पाठ्यचर्या सिलेबस सभी शिक्षकों के लिए समान होता है। उसके बाद माध्यमिक या तृतीयक शिक्षा में पाठ्यक्रम की शुरुआत में शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम सुलभ है, वे इसे अपने अध्ययन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक एक निर्धारित सिलेबस होता है। फिर चौथा पॉइंट है, पाठ्यचर्या के विपरीत पाठ्यक्रम एक विशेष विषय के लिए निर्धारित किया जाता है। सिलेबस जो होता है वो एक विषय विशेष के अंतर्गत होगा, जो अध्ययन की विशेष अवधि या कार्यक्रम को कवर करता है। वही बात जो मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा बताई। पाँचवा है, पाठ्यक्रम ज़्यादातर शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है, और जबकि पाठ्यचर्या जो कि क्यूरिकुलम है ये हायर लेवल पे, मतलब सरकार, स्कूल या कॉलेज प्रशासन द्वारा तय की जाती है। छठा पॉइंट है, एक पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष के लिए होती है, लेकिन पाठ्यचर्या क्या है, अवधि के पूरा होने तक होती है। तो इस तरह से कौन सा स्वरूप अधिक व्यापक हुआ, पाठ्यचर्या क्यूरिकुलम, और सिलेबस क्या है इसके अंतर्गत की बात हो गई। फिर देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्यूरिकुलम कौन कौन से हैं। तो इसमें कई तरह के आते हैं जो कि क्यूरिकुलम के प्रकार हैं, अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रख के और डिसाइड किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड क्यूरिकुलम। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और कमेंट्स लिखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और मैं आपको नेट फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करा रही हूँ, और मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो उसके भी जो है वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। अभी हम देखते हैं सब्जेक्ट सेंटर जो क्यूरिकुलम है ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, इसमें विषय को ही प्रमुखता दी जाती है। तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं, कुछ इसके नुकसान हैं। मतलब क्या है वो देखिए, एक तो अमनोवैज्ञानिक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि सब्जेक्ट को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन बालक की रुचि, आवश्यकताओं और योग्यताओं को कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ये कठोर होता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के निर्धारित स्वरूप दे दिया गया, उसमें बालक से कोई मतलब नहीं होता है, तो बालक का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा बालकों में जनतांत्रिक भावनाओं का विकास नहीं किया जा सकता है। और ये जो पाठ्यक्रम होता है, बालकों में रटने की आदत और केवल परीक्षा तक ही ये लिमिट रहती है इसकी। फिर इसके कुछ लाभ होते हैं, वो देख लेते हैं। इस पाठ्यक्रम में उद्देश्य स्पष्ट होता है, क्योंकि एक निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है। इसका संगठन सरल होता है और आसानी से समझ में आता है। इसमें आसानी से परिवर्तन भी किया जा सकता है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु पहले से ही निश्चित होती है, जिससे शिक्षक और बालक दोनों को इस बात का पता होता है कि मुझे पढ़ना क्या है और क्या पढ़ाना है। ये एक निश्चित सामाजिक और शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होता है। इसके द्वारा विभिन्न विषयों में सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। मतलब जैसे एक मेन सब्जेक्ट हो गया और उससे संबंधित और जो सब्जेक्ट हैं वो स्थापित किए जा सकते हैं, उनमें संबंध। इसके द्वारा परीक्षा लेने में भी आसानी होती है। तो ये इसके कुछ लाभ और हानियाँ हो गई किसकी, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की। फिर व्यवहारवादी पाठ्यचर्या क्या होती है, ये मनोवैज्ञानिक अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन के रूप में देखते हैं और अधिगम के उद्देश्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ज्ञान क्रिया की वो क्षमता होती है जिसमें कार्यों के सफल प्रदर्शन के रूप में पहचाना जाता है। ये निर्धारित करने का एकमात्र ढंग है कि विद्यार्थी कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये देखना कि वो कुछ स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं। मतलब ये हुआ कि व्यवहारवादी जो पाठ्यक्रम होता है शिक्षार्थी के अनुभव, संदर्भ और
संज्ञानात्मक प्रवृत्तियों कि उसका नॉलेज किस लेवल तक का है, उसका जो संज्ञानात्मक लेवल है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो किस स्तर की है, इन सबको ध्यान में नहीं रखा जाता है। शिक्षार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में, मतलब वो बस एक पैसिव लर्नर की तरह सीखते रहें और टीचर क्या है, एक प्रेषक के रूप में उनको ज्ञान देता रहे, बस इसी रूप में उनको दोनों को लिया जाता है। तो अधिगम के जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं? योग्यता आधारित पाठ्यचर्या, फिर दूसरा है मानदंड संदर्भित पाठ्यचर्या, फिर तीसरी है दक्षता अधिगम और चौथा है योजनाबद्ध अधिगम। तो योग्यता आधारित में क्या होता है? दक्षताओं योग्यताओं को व्यवहारिक शब्दों में परिभाषित किया जाता है। योग्यता आधारित पाठ्यचर्या मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ये भारत और कुछ अन्य देशों में इसका विकास किया जा रहा है। तो इस तरह से अब मानदंड संदर्भित क्या होती है? क्राइटेरियन रेफरेंस लर्निंग, इसमें क्या होता है? कुछ क्राइटेरियाज डिसाइड किए जाते हैं। और दक्षता अधिगम एफिशिएंसी लर्निंग, उसकी दक्षता स्किल्स को देखा जाता है। और योजनाबद्ध अधिगम में क्या होता है? प्लानिंग निर्धारित की जाती है। तो ये हो गया। फिर तीसरी है एक्टिविटी सेंटर्ड, इसमें क्या होता है कि विभिन्न कार्यों को स्थान दिया जाता है। जॉन डेवी ने भी कहा था कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्यों को करने में रुचि लेने और उससे उसका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना निश्चित होता है। तो ये हो गया जॉन डेवी की बात, जो कि एक्टिविटी सेंटर्ड होती है। फिर बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड में क्या हुआ कि सब्जेक्ट सेंटर्ड के विपरीत, मतलब इसमें बालक को ही ध्यान में रखा जाएगा। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में विषयों की अपेक्षा बालक को स्थान दिया जाता है। बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार किया जाता है, और जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, जिसमें मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और योजना पद्धति ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है क्राफ्ट सेंटर्ड, इसमें शिल्प कला जैसे कि कताई, बुनाई, चमड़े का काम, लकड़ी का काम, इन सबको केंद्र मानकर दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाए, जैसे कि बेसिक शिक्षा में भी बताया गया था। फिर है को रिलेटेड करिकुलम, इसमें क्या होता है? विभिन्न विषयों को अलग अलग ना पढ़ाकर एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाने की व्यवस्था होती है, मतलब कि ज्ञान एक इकाई है। तो को रिलेटेड पाठ्यक्रम इस बात पे बल देता है कि बालक के सामने ज्ञान को विभिन्न विषयों में अलग अलग ना बांटकर संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो को रिलेटेड ये कई बार अच्छी भी रहती है, जैसे अगर आपको नेट के पेपर की तैयारी कराया जाए, लेकिन अगर इसको हम जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है तो एजुकेशन से संबंधित करके बताया जाए, और आईसीटी है तो उसको कंप्यूटर के क्षेत्र से संबंधित करके बताया जाए, तो इस तरह से क्या होता है कि एक संज्ञानात्मक लेवल बढ़ता है और चीज़ें समझ में आती हैं। फिर देखते हैं कोर करिकुलम, इसमें क्या होता है कि वैसा पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होता है और अधिक विषय ऐच्छिक, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार होता है। तो अनिवार्य जो विषय होता है उसमें अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए ज़रूरी होता है, और ऐच्छिक विषय क्या होता है, जिसको ऑप्शनल आप कहते हैं, व्यक्तिगत रुचियों और क्षमताओं के अनुसार चुना जाता है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ है? अमेरिका में है। फिर है एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, तो यहाँ पर क्या होता है कि अनुभवों को विशेष महत्व देते हैं, मतलब अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषयों की अपेक्षा अनुभवों पर आधारित होता है। तो यहाँ पे अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो इस तरह से हमने वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम देख लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अलग नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।